नमस्कार दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2024 और 11 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल की क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका डिटेल एनालिसिस भी अपन लास्ट में करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के नए महानिर्देशक किसको बनाया गया है? समीर कुमार सिन्हा को। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समीर कुमार सिन्हा की फोटो है। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना। पूछा जा सकता है नई नियुक्तियों के अंदर कि रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर कुमार सिन्हा को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कल फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं। जो गैब्रियल अटल है वो काफी चर्चित व्यक्ति है, इनकी बार बार खबरों में चर्चाएं होती रहती है। तो इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री है गैब्रियल अटल। इनके बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। 34 वर्षीय गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। यानी गे प्रधानमंत्री है, समलैंगिक प्रधानमंत्री है। समलैंगिक का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, जिसका मतलब हुआ अगर एक ही लिंग या एक ही जेंडर के दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा या सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसको समलैंगिक बोलते हैं। और गैब्रियल अटल ने एक बार अपने ही स्पीच में बताया था, स्वीकार किया था कि हम ये समलैंगिक है। तो ध्यान रखना आपको, गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम आयु के समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के अंदर यूरो मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत की यात्रा भी करेंगे। 26 जनवरी को अपने मुख्य अतिथि के रूप में इनको इन्वाइट कर रखा है। इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। ये इनकी फोटो है गैब्रियल अटल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर एक देश पड़ता है फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस का फुल मैप है, बड़ा मैप है। ठीक है, इधर स्पेन पड़ता है, इधर इटली पड़ता है, तो यहाँ पर फ्रांस है। ठीक है, ध्यान रखना है फ्रांस का। ये मैंने आपको यहाँ पर मैप लगा के याद कराने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को इसके लिए चुना गया है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले साल भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब है वो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने ही जीता था। और इस बार भी जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब है वो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने जीता है। ये फोटो है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत ही खूबसूरत हवाई अड्डा है, फोटो में आपको दिख ही रहा होगा। तो इसने जीता है। ठीक है, सिंगापुर के बारे में एक चीज बता देता हूँ। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित एक कंट्री है। ठीक है, तो मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है और ये मलेशिया है, इनके बीच में यहाँ पर सिंगापुर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंगापुर का यहाँ बड़ा मैप है, इसको यहाँ जूम आउट करके यहाँ लगा रखा है। तो ध्यान रखना है, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है 2023 के लिए। 22 में भी इसको ही मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो जो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है। कार्ड का नाम है सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड और बैंक है इंडस इंड बैंक। ठीक है, इंडस इंड बैंक है। और ये जो कार्ड है वो यूपीआई अनबिल्ड कार्ड है, यानी इस कार्ड के अंदर यूपीआई पेमेंट भी हो सकता है। और इसके लिए बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लो, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक सेशन अपना और भी होता है जो अलग अलग टॉपिक्स पर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उनके बारे में अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो वो भी अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की रेड आंट चटनी को भौगोलिक संकेतन यानी जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की जो रेड आंट चटनी है उसको जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। ये चटनी जो होती है वो जो चींटी होती है उसके अंडों से आदिवासी महिलाएं बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। काई चटनी के रूप में जाने जाने वाला ये स्वादिष्ट व्यंजक
रेड वीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपसे, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जो रेड आंट चटनी है उसके अंदर किस आंट का प्रयोग किया जाता है, किस चींटी का प्रयोग किया जाता है, तो रेड वीवर चींटी का प्रयोग किया जाता है। रेड वीवर चींटी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ओकोफिला स्मार्गडीना, ओकोफिला स्मार्गडीना रेड वीवर जो चींटी है उसका वैज्ञानिक नाम है, और इस चींटी का प्रयोग करके रेड आंट चटनी बनाई जाती है उड़ीसा के अंदर, और इस चटनी को जीआई टैग मिला है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा। जुलाई के अंदर जो यूनेस्को की एक बैठक होगी समिति की, उसकी अध्यक्षता पहली बार कौन सा देश कर रहा है पूरे इतिहास के अंदर, तो वो भारत कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। भारत जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ठीक है, पूरा मैटर क्या है। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है, तो 46वां सत्र होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसे तो इस फोटो के अंदर यहाँ पर सारी चीजें लिख रखी है, फिर भी बता देता हूँ। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए ये जो यूनेस्को है वो समर्पित है, और इसका जो 46वां सत्र है उसकी मेजबानी भारत करेगा, जो कि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका फैसला कौन करती है, तो एक समिति करती है, और विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जमैका, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मेक्सिको, कतर, दक्षिण कोरिया, जापान, रवांडा, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, सेनेगल, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम और जाम्बिया। ये 21 देश हैं जो इस समिति के अंदर शामिल है, और ये समिति ही फैसला करती है कि किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण कहाँ किया गया है, तो जो प्रसादम है उसका अनावरण किया गया है उज्जैन के अंदर। उज्जैन के अंदर प्रसादम का अनावरण किया गया है। कुछ ही नहीं है, साफ सुथरा खाना मिलेगा, ऐसी एक व्यवस्था की गई है उज्जैन के अंदर। स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम इसका नाम रखा गया है। पूछा जा सकता है, जगह पूछी जा सकती है उज्जैन, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जनवरी को। आज है 11 जनवरी, तो आज है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो आज के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 11 जनवरी को मनाया जाता है। मानव तस्करी के वैश्विक मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी गैर कानूनी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित है। तो पॉलिटी के अंदर ध्यान रखना क्या है, अनुच्छेद 23 के तहत जो मानव तस्करी है वो प्रतिबंधित है भारत के अंदर, और मानव तस्करी के वैश्विक मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए अपन प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। जनवरी के अंदर अपन ने कौन कौन से दिवस पढ़ लिए हैं उस पर अपन एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अपन जब भी कोई दिवस पढ़ते हैं तो उनसे पहले उस महीने में जो भी दिवस पढ़े उसका रिवीजन करते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर 1 जनवरी को अपन ने वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया था, और 66वां स्थापना दिवस था 2024 के अंदर डीआरडीओ का, और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया था। 4 जनवरी को अपन ने पढ़ा था विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस क्या होता है आप सबको मैंने अच्छे से समझाया था। ब्रेल एक लिपि होती है जिसको जो अंधे लोग होते हैं वो छूकर बता देते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है, और जो ब्रेल लिपि है उसके जो आविष्कारक करता है उनका जन्मदिन था, तो उसी उपलक्ष्य के अंदर 4 जनवरी को अपन विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अपन ने मनाया था 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी के दिन जो महात्मा गांधी जी वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी उपलक्ष्य के अंदर अपन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो कल अपन ने विश्व हिंदी दिवस मनाया था, और आज अपन क्या मनाएंगे, मानव तस्करी के वैश्विक मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाएंगे, और अनुच्छेद 23 के तहत मानव की तस्करी भारतीय संविधान के अंदर प्रतिबंधित है। ठीक है, सारी चीजें अपन ने अच्छे से कवर कर ली। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, क्योंकि हर साल करंट में क्वेश्चन बनता है। हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 11 से 17 जनवरी को। आज 11 जनवरी है, तो आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू होगा। क्या है इसके अंदर, फोटो के अंदर नेशनल रोड सेफ्टी वीक है, 11 से 17 जनवरी को है। सीधी सीधी यहाँ पर एक लाइट है, उसके अंदर गाड़ी आके गिरी है। इसका मतलब क्या है, इस सप्ताह के अंदर क्या होगा, जो भी सड़क सुरक्षा है,
क्योंकि आपको पता है दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उनको कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक सप्ताह मनाते हैं अपन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम से 11 से 17 जनवरी को अपन मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सबसे पहले तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो जो कोच होते हैं उनको मिलता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए थे 9 जनवरी को, यानी कल नहीं परसों, मतलब बीते परसों को ये दिए गए थे 9 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल अवार्ड पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। प्रत्येक एग्जाम के अंदर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा, जिसके अंदर कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किन किन को दिया गया, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बना दी है 15 मिनट की। उस क्लास के अंदर मैंने हर चीज को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करवा दिया है, फोटो के साथ कवर करवा दिया है। तो आप उस क्लास को देख लेना, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, कल ही मैंने उस क्लास को अपलोड किया है। तो अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में या जो वीडियो सेक्शन है उसमें जाके देख लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जब भी आप जाके देखोगे तो वहां पर इंडियन करंट अफेयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो क्लास मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस क्लास की लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर लेना। तो उस क्लास को इंपॉर्टेंट है, देख लेना, उसमें से क्वेश्चन 2 से 3 सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 का किन किन को दिया गया है। तो एक तो इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। एक तो गणेश प्रभाकरन को दिया गया है, महावीर सैनी को दिया गया है, ललित कुमार को दिया गया है। ये किस किस खेल के कोच है वो सारी अपन ने उस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो ये तीनों को दिया गया है, और ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार की फोटो, ठीक है। उसको मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ, आप रिवाइज भी कर लो साथ में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 है, कहाँ किसने दिया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। कहाँ पर दिया था? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर दिया था। कब दिया था? 9 जनवरी 2024 को दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी को। अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, 26 के 26 खिलाड़ियों के नाम और कौन से खेल से संबंधित है, सारी चीजें मैंने फोटो के साथ डिस्कस की उस क्लास के अंदर। चर्चित अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो मोहम्मद शमी हो गए, पवन शेरावत हो गए जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया। तो चर्चित क्या, सारे याद कर लेना आप। तो 5 खेल शिक्षकों को रेगुलर और 3 खेल शिक्षकों को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना है, ये सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया? तो संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? मनोरमा मिश्रा की लिखी हुई है। ये पुस्तक का कवर पेज है, संस्कृति के आयाम, यहाँ पर मनोरमा मिश्रा लिखा गया है। तो ये संस्कृति के आयाम पुस्तक है, उसका विमोचन अभी कल ही किया गया था। मनोरमा मिश्रा इसकी लेखिका है, ठीक है। पूरे मैटर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। मनोरमा मिश्रा ने संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन रिटायर्ड जनरल वीके सिंह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वीके सिंह के द्वारा किया गया है। जनरल वीके सिंह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भी है वीके सिंह, जो कि रिटायर्ड जनरल है वीके सिंह, और इनके द्वारा संस्कृति का आयाम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसके लेखक कौन है? मनोरमा मिश्रा है। ये सारी चीजें आप कवर कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अपन आज जानते हैं। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO के भारतीय राजदूत का नाम बताइए। तो जिनेवा के अंदर विश्व व्यापार संगठन जो है WTO है, उसमें भारतीय राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन सी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेंथिल पांडियन सी। ये फोटो है सेंथिल पांडियन सी की। पूरे मैटर को डिटेल एनालिसिस से कवर करते हैं। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए यानी मार्च 2024 से सेंथिल पांडियन सी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। वे WTO में वर्जेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। अभी वर्तमान में वर्जेंद्र नवनीत है, उनकी जगह मार्च के अंदर ये पोस्टिंग लेंगे। 3 वर्षों के लिए भारतीय राजदूत के रूप में काम करेंगे WTO के अंदर। ये उनकी फोटो है सेंथिल पांडियन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। विश्व व्यापार संगठन के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अभी विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक है। और जो विश्व व्यापार संगठन है उसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी के अंदर यानी अगले महीने 2024 अबू धाबी UAE के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अगले अंदर फरवरी 2024 के अंदर अबू धाबी UAE के अंदर 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा विश्व व्यापार संगठन का, जिसकी स्थापना 1995 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिर्देशक नगोजी ओकोंजो इवेला है। और आगामी 3 वर्षों के लिए भारतीय राजदूत के रूप में काम कौन करेंगे? तो वो करेंगे सेंथिल पांडियन सी। वर्तमान में काम कौन कर रहे हैं? वर्जेंद्र नवनीत कर रहे हैं। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। अब आज का क्वेश्चन क्या है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी एक जोड़ी है जिन्हें किस खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? जो अभी 9 तारीख को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या टेनिस?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल अपन इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर प्रतिदिन ये पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा भी और अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।